प्रधानाचार्य भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी शिक्षक बंधुओं का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल हमारा स्कूल पर। दोस्तों, पहले हमने आपसे वादा किया था कि हम चयन बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के थर्ड सेक्शन के इकाई 6 के प्रत्येक चैप्टर का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करेंगे, जिसमें मैंने पहला चैप्टर इकाई 6 का चार्टर एक्ट 1813 पर क्लास आपको प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें 50 क्वेश्चन की प्रश्न श्रृंखला को भी मैंने 2 क्लासों में आपको दिया है। आज हम इकाई 6 का जो दूसरा टॉपिक है, मैकाले का घोषणा पत्र या मैकाले का स्मरण पत्र, उस पर चर्चा करेंगे। इसको मैकाले का स्मरण पत्र, मैकाले का विवरण पत्र अलग अलग नामों से जाना जाता है। मैकाले मिनट भी कहते हैं। 1835 में इन्होंने इस विवरण पत्र को प्रस्तुत किया था। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉर्ड मैकाले भारत में एक कानूनी सदस्य बन के आया था। इसने आकर के और इस भारत में आने के लिए इसको इसलिए लाया गया भारत में लॉर्ड मैकाले को कि उस समय जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद था चार्टर एक्ट 1813 के दौरान से, उस गतिरोध को दूर करने के लिए मैकाले को यहाँ पर बुलाया गया था। लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र का कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि यह लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक और प्रशासनिक और वैचारिक द्वंद्व का परिणाम था। जैसे यहाँ लिखा भी है आपका कि ये जो मैकाले यहाँ आए, जो इसके पूर्व 1813 से लेकर के यहाँ पर विवाद चल रहा था, उस विवाद को दूर करने के लिए लॉर्ड मैकाले को यहाँ पर लाया गया। इसको लाने के राजनीतिक पृष्ठभूमि जो हेडिंग है, इसको देखिए। इस समय ब्रिटेन में उदारवादी सत्ता में थे। वे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को स्थायित्व देने के लिए एक ऐसे वफादार वर्ग का निर्माण करना चाहते थे जो रक्त और रंग से भारतीय हो, लेकिन प्राथमिकताओं और विचारों से अंग्रेज। यहाँ पर भारत में चाहते थे कि चूंकि भारत में जो व्यवस्था थी प्रशासन चलाने के लिए, वहां से अगर वो कर्मचारी ले आते तो उनको बहुत महंगा पड़ता, इसलिए वो चाहते थे कि भारत में शासन करने के लिए भारत के ही लोग उनके शासन में सहयोग करें, और वे तभी सहयोग कर सकते थे जब वह अंग्रेजी जानते हों, अंग्रेजों के जैसे व्यवहार करते हों। इसलिए वहाँ के उदारवादी लोगों ने ये दिखाने के लिए कि हम भारत के लोगों को अंग्रेजों जैसा बना देंगे, उनके मन में तो दूसरी बात थी, इसलिए वो उनके विचार से चाहते थे कि उन्हें एक वफादार वर्ग पढ़ा करके अंग्रेजी शिक्षा दे करके उन्हें वफादार, अंग्रेजों का वफादार बनाया जाए। दूसरा टॉपिक है प्रशासनिक पृष्ठभूमि। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासनिक ढांचा बढ़ रहा था। प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने और वित्तीय खर्चों को कम करने के लिए बड़ी संख्या में सस्ते क्लर्कों की, यानी कि चीपर सबॉर्डिनेट स्टाफ की आवश्यकता थी जो अंग्रेजी भाषा में पारंगत हों। क्योंकि अंग्रेजों का काम अंग्रेजी भाषा जानकार ही कर सकते थे, इसलिए वहाँ उन लोगों ने भारत में अंग्रेजी को बढ़ावा देने के लिए भरसक प्रयास किया। तीसरा टॉपिक आपका है शैक्षणिक पृष्ठभूमि। 1813 के चार्टर एक्ट की धारा 43 के तहत शिक्षा के लिए स्वीकृत 1 लाख की राशि को खर्च करने के तरीके पर विवाद था। शिक्षा समिति GCPI के सदस्य 2 वैचारिक गुटों में बट चुके थे। ये जितनी बातें भी हम आप पढ़ रहे हैं, इस बात को आपने इसके पहले भी पढ़ा है चार्टर 13 में, 1813 के चार्टर एक्ट में, कि जो शिक्षा समिति बनाई गई थी उसमें 2 गुट बन गए थे। एक पाश्चात्य गुट था और दूसरा प्राच्य गुट था। आपस में विवाद के कारण वो 1 लाख रुपए का जो निर्धारण था वो खर्च नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए भी इसको लॉर्ड मैकाले को भारत में इस सब गतिरोधों को दूर करने के लिए लाया गया। अगला है वित्तीय पृष्ठभूमि। ब्रिटेन में से महंगे अंग्रेज कर्मचारियों को भारत लाना घाटे का सौदा था, अतः स्थानीय स्तर पर अंग्रेजी भाषी कार्यबल तैयार करना वित्तीय व्यवस्था थी। ये भी उनकी व्यवस्था थी कि यहाँ पर अंग्रेजी लोगों को पढ़ाया जाए, क्योंकि वहाँ से अगर अंग्रेजी पढ़े हुए कर्मचारी ब्रिटेन से इंडिया आएंगे,
भारत आएंगे तो वहाँ पर उनको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, इसलिए वह इसके कारण भी विवश थे कि भारतीयों को अंग्रेजी पढ़ाया जाए। आगे टॉपिक है आपका सामाजिक और बौद्धिक पृष्ठभूमि। राजा राम मोहन राय जैसे भारतीय समाज सुधारक भी भारत में रूढ़िवादिता को समाप्त करने के लिए पाश्चात्य विज्ञान और अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। वही यूरोप में इस समय उपयोगितावाद, जिसे यूटिलिटरियनिज्म और इवेंजेलिकलिज्म की लहर थी, जो भारतीय संस्कृति को हीन मानती थी। तो ये भी एक सामाजिक और बौद्धिक पृष्ठभूमि भी इसमें उत्तरदायी था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करने के लिए लॉर्ड मैकाले को बुलाया गया, लॉर्ड मैकाले को वहां से भेजा गया इंग्लैंड से भारत में। तो इस प्रकार से ये जो आपने ऊपर प्रशासनिक पृष्ठभूमि, शैक्षणिक पृष्ठभूमि, वित्तीय पृष्ठभूमि और सामाजिक बौद्धिक पृष्ठभूमि को देखा, इन सभी कारणों से भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया और जिसका कर्ता धर्ता लॉर्ड मैकाले था। तो इसने अपनी इस जो उसका घोषणा पत्र था, लॉर्ड मैकाले ने जो स्मरण पत्र दिया, इन सब बातों को यहाँ पर ला करके प्रस्तुत किया। ये पूर्ण कालक्रम है, ये आपका कंप्लीट टाइम लाइन है कि किस समय कौन सी घटना घटी उस काल में। ये एक चार्ट है, इसको आप देखिए। 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग द्वारा, ये है 1781। ये क्या है? ये आपका पूर्ण कालानुक्रम यानी कंप्लीट टाइम लाइन। इसका मतलब ये है कि आपका ये महत्वपूर्ण जो चार्ट है बड़ा महत्वपूर्ण है, इससे भी सवाल आएंगे परीक्षा में। जैसे पूछ दिया कि वारेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब की गई, तो आपको सन पता हो जाएगा कि 1781 ईस्वी में। और यह वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना क्यों की, तो वारेन हेस्टिंग चाहता था कि प्राच्य शिक्षा नीति की शुरुआत करना चाहता था, यानी कि लोगों को प्राच्य शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए इसने किया। तो इस प्रकार से दो तीन सवाल इस पे आ सकते हैं कि वारेन हेस्टिंग या कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की, तो आपका उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग। तो इसलिए चार्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए। 1781 में वारेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई। क्यों की गई, इसका क्या था मदरसा स्थापना करने के कारण? प्राच्यवादी शिक्षा नीति की शुरुआत। उसके बाद है आपका 1791 में जोनाथन डंकन द्वारा बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना। अब ये अब हर लाइन पे एक सवाल बन सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। जोनाथन डंकन, ये सवाल तो मैंने बहुत सारी परीक्षाएं दी हैं, अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है, जहाँ पर ये टॉपिक है सिलेबस में कि बनारस संस्कृत कॉलेज का संस्थापक कौन था, तो और इसकी स्थापना कब की गई, तो ऐसे प्रश्न आते हैं। तो 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन द्वारा बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। ये भी प्राच्य संस्कृत के संरक्षण का प्रयास था। किसका? ये प्रयास हमारे कंपनी शासकों का था। ये चाहते थे कि प्राप्त पाश्चात्य संस्कृत का भी संरक्षण हो, तो इसलिए बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। उसके बाद है 1813 में चार्टर अधिनियम, जो आप पढ़ चुके हैं पिछले क्लासों में, चार्टर अधिनियम पारित किया गया 1813 में। और इसकी प्रमुख विशेषता शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में कि धारा 43 में शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने का प्रावधान किया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चार्टर 1813 के पहले जो यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था या कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, उस समय शिक्षा व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन 1813 में यह प्रावधान इसमें किया गया कि धारा 43 जोड़ी गई, जिस धारा 43 में बताया गया कि शिक्षा का दायित्व सरकार का है और साल में अपने लाभांश से कम कंपनी 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा पर व्यय करेगी। तो इसलिए धारा 43 याद रखना आपको, चार्टर अधिनियम 1813 याद रखना। इस चार्टर अधिनियम 1813 में ही भारत की शिक्षा व्यवस्था का दायित्व कंपनी पर दिया गया। उसके पहले भारत की शिक्षा व्यवस्था कंपनी या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी समाज के जो दयालु वर्ग के लोग थे, जो दयालु व्यक्ति थे, जो समझदार थे, लोगों के दान इत्यादि व्यवस्था पर शिक्षा संचालित होती थी। तो आपने अब चौथा देखिए, अगला पॉइंट देखिए,
1823 लोक अनुदेश की सामान्य समिति GCPI, ये पीछे भी आपने पढ़ा है, फिर दोबारा इसे रिवाइज कर लीजिए कि जब 10 साल तक कोई रास्ता नहीं निकल पाया, प्राच्य विवाद और पाश्चात्य विवाद, प्राच्य और पाश्चात्य विवाद चलता रहा, तो 1823 में कंपनी सरकार ने एक समिति गठित की जिसका नाम था GCPI, यानी लोक अनुदेश की सामान्य शिक्षा समिति थी, जिन्होंने शिक्षा नीति तय करने के लिए 10 सदस्यों की 10 लोगों की एक समिति बनाई। तो इस पे सवाल आपने पीछे हमने जो क्वेश्चन की श्रृंखलाएं प्रस्तुत की उसमें कई सवाल पूछा गया है। तो इस पे क्या सवाल बनता है कि GCPI में कुल कितने सदस्य थे, तो 10 सदस्य थे। इसका गठन कब किया गया, 1823 में किया गया। और इसमें आपने ये भी पढ़ा कि इसमें 5-5 सदस्यों का ऐसा दल बन गया, एक प्राच्य को समर्थन करता था, एक पाश्चात्य को समर्थन करता था। तो इस प्रकार से 1823 में ये सामान्य लोक अनुदेशन शिक्षा सामान्य समिति बनाई गई जिसमें कुल 10 सदस्य थे। अगला आपका लाइन है 1835 2 जनवरी। यहाँ 2 जनवरी नहीं होना चाहिए, 2 फरवरी होना चाहिए, सॉरी ये 2 फरवरी है, 2 फरवरी है, पीछे पढ़ा होंगे गलत छप गया इसमें। मैकाले को GCPI जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ओ सॉरी नहीं, जनवरी ही है, ये आपका जनवरी है, फरवरी हमने इसलिए कह दिया, नीचे वाली लाइन का मुझे याद था कि इस, हाँ तो ये जो लिखा हुआ है सही है, मैं इसको मिटा दूँ तो आपको कंफ्यूजन होगा। एक मिनट, ये आपका फरवरी नहीं, ये सही है। ये सही है, ये आपका जनवरी राइट है। जनवरी में 2 जनवरी को मैकाले को इस समय कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो 1835 में। अब ये देखिए, आपको थोड़ा सा और मैं निगाह में समझा दूं कि 1823 में कमेटी बनी। ये जो 1823 में अनुदेश सामान्य समिति बनाई गई, GCPI गठन हुआ। गठन इसलिए हुआ क्योंकि जो गतिरोध पैदा हो गया कि 1 लाख रुपए कहाँ खर्च किया जाए, जो धारा 43 में कही गई है व्यवस्था, तो उसका गतिरोध बाद में भी जारी रहा इस समिति को बनने के बाद भी, क्योंकि 10 सदस्यीय जो समिति थी, ये 10 सदस्यीय समिति में भी 5-5 सदस्य एक गुट में हो गए, तब भी गतिरोध बना रहा। तो जाकर के 1835 में जब लॉर्ड मैकाले भारत आए तो उस समय इस कमेटी का अध्यक्ष जो है ये मैकाले को बना दिया गया। यानी कि 23 में कमेटी गठित हुई, तब कोई अध्यक्ष और था, लेकिन जब गतिरोध बना रहा, 5-5 सदस्यों का गुट बन गया, तो 35 में जब मैकाले भारत आए तो 2 जनवरी को इनको इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। विवाद पर कानूनी सलाह देने का दायित्व सौंपा गया, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि मैकाले कानूनी सलाह के रूप में भारत आए थे, तो इसलिए इन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया और इन्हें सलाह देने की बात कही गई कि आप बताइए कि कैसे पैसे को खर्च किया गया। तो 1 महीने बाद इन्होंने 2 फरवरी, इसीलिए यहाँ मैंने फरवरी बाद में लिख दिया था, इसी अध्यक्ष के बनने के 1 महीने बाद 2 फरवरी सन 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपना सुप्रसिद्ध विवरण पत्र को मिनट कहते हैं, मिनट प्रस्तुत किया। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने की संस्तुति की, और इन्होंने उस पत्र में यह दिया कि भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। उसके बाद 1835 7 मार्च, ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं, परीक्षा में एक प्रश्न इस पे बन जाते हैं, और आपके इस प्रधानाचार्य परीक्षा में भी इसमें से जरूर सवाल आएगा। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, कम से कम 2 सवाल आपको मिलने गारंटी है। तो इस प्रकार आप लोग इस पे ध्यान से पढ़िए। लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा बेंटिक का प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया गया 35 में। उन्होंने 2 फरवरी को अपना विवरण पत्र प्रस्तुत किया और 7 मार्च को, लगभग 1 महीने बाद ही,
बेंटिंक ने, उस समय यहाँ गवर्नर थे, यहाँ पे कंपनी के गवर्नर थे विलियम बेंटिंक, जिन्होंने इसे स्वीकृति प्रदान कर दी और मैकाले की सिफारिशों को आधिकारिक रूप से स्वीकृति मिल गई। क्या मिली स्वीकृति? कि भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होगी। तो इस प्रकार से 7 मार्च 1835 में भारत की शिक्षा व्यवस्था पाश्चात्य वर्ग के समर्थन में चली गई और भारत की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी माध्यम स्वीकार कर लिया गया। अगला है 1839 24 नवंबर लॉर्ड ऑकलैंड का विवरण पत्र। लॉर्ड ऑकलैंड ने भी अपना मिनट प्रस्तुत किया 1839 में 24 नवंबर को। प्राच्यवादियों को वार्षिक अनुदान देकर विवाद का पूर्ण अंत किया। अब सरकार ने या लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ये व्यवस्था बना दी कि अंग्रेजी ही मुख्य भाषा होगी। तो पाश्चात्यवादी जो थे वो निराश हुए और पाश्चात्यवादी जो विद्वान थे उन्होंने सरकार की आलोचना करनी शुरू की, दुखी हुए। तो अब आपसी विवाद अंदरूनी और बढ़ गया, तो जिसको ऑकलैंड ने अपने एक विवरण पत्र के द्वारा प्राच्यवादियों को और अतिरिक्त अनुदान, जैसा हमने पिछली क्लासों में बताया है कि इन्होंने 31,000 रुपया अतिरिक्त, जितना पाश्चात्यवादियों को मिलता था उसके अलावा 31,000 रुपये अतिरिक्त पैसा खर्च कर दिया प्राच्यवादी व्यवस्था या प्राच्यवादी विज्ञान को, प्राच्यवादी ज्ञान को पढ़ाने के लिए। तो इसलिए ऐसा अतिरिक्त अनुदान देकर के विवाद को पूर्ण रूप से समाप्त किया। अब आगे है महत्वपूर्ण व्यक्तित्व उस समय के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण जो नाम है उनके बारे में यहाँ पर चर्चा है। लॉर्ड थॉमस बविंगटन मैकाले। लॉर्ड थॉमस बविंगटन मैकाले गवर्नर जनरल की काउंसिल के प्रथम, गवर्नर जनरल काउंसिल के प्रथम कानूनी सदस्य। ये आपको एक नया टॉपिक मिला, लॉर्ड थॉमस बविंगटन मैकाले। यानी कि लॉर्ड मैकाले जो आप पढ़ते आए हैं वो इनका पूरा नाम था लॉर्ड थॉमस बविंगटन मैकाले। स्पेलिंग भी देखिए स्पेशली है इसका, MACAULAY। तो स्पेलिंग भी, जैसे स्पेलिंग नहीं पूछी जाएगी लेकिन ये है कि आप देख के समझ सकते हैं। तो इसलिए इनका पूरा नाम था लॉर्ड थॉमस बविंगटन मैकाले। ये मैं भी आज यहाँ पढ़ रहा हूँ तो इसलिए समझ रहा हूँ, मैं भी आप लोगों के बीच से हूँ, इसलिए मुझे ये लॉर्ड मैकाले, मैंने बहुत मैकाले के बारे में पढ़ा है लेकिन पूरा नाम मुझे दिमाग में, यही पढ़ा होगा लेकिन मुझे याद नहीं, आज मुझे नया लग रहा है कि लॉर्ड थॉमस बविंगटन मैकाले। ये स्पेशल लग रहा है इसलिए मैं आपको बार बार जोर देकर बता रहा हूँ। तो एक नया चीज मिला, हमें भी मिला और आपको मैंने बताया। गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक कानूनी सदस्य बन गया है, इसकी चर्चा हमने पहले ही की थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये दूसरा एक है नाम जो इन्हीं के समय में आए थे, लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक तत्कालीन गवर्नर जनरल थे। 1828 से लेकर 1835 तक भारत में गवर्नर जनरल रहे। इन्होंने मैकाले के विवरण पत्र को स्वीकार किया, वही विवरण पत्र जो बताया कि भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा। कब? जो 2 फरवरी 1835 को, जिन्होंने जो लॉर्ड मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को जो अपना विवरण पत्र प्रस्तुत किया कि भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा, उसी को विलियम बेंटिक ने 7 मार्च 1835 को स्वीकृति प्रदान कर दी, लागू कर दिया। अगला है एच.टी. प्रिंसप। ये अलग अलग नाम हम आपको ध्यान से धीरे धीरे एक से पढ़ा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन है मानिए। एच.टी. प्रिंसप लोक अनुदेश की सामान्य समिति के सचिव। ये एच.टी. प्रिंसप जो है ये लोक अनुदेश सामान्य समिति, GCPI बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल इस पे बनते रहते हैं, तो इसलिए आप याद रखिए कि एच.टी. प्रिंसप लोक अनुदेशक के सामान्य समिति के सचिव थे और ये प्राच्यवादी थे, प्राच्यवादी गुट के प्रखर नेता थे। अभी आप देखिए, कभी प्रश्न आएगा, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप गलत कर देंगे, क्योंकि ये अंग्रेज थे, एच.टी. प्रिंसप अंग्रेज थे, लेकिन ये भारत में प्राच्यवादी गुट के प्रखर नेता थे। यानी ये प्राच्यवादी गुट के प्रखर नेता का तात्पर्य है
यह चाहते थे कि भारत में प्राच्य शिक्षा का बोलबाला हो, प्राच्य शिक्षा का के माध्यम से, क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से, और प्राच्य विज्ञान को, प्राचीन संस्कृत को, अरबी फारसी को पढ़ाया जाए। तो इस ये प्रखर नेता थे। तो अब अगर आप सोचे कि एच.टी. प्रिंसप किस गुट के सदस्य थे, किस गुट के समर्थक थे, तो आप अगर ध्यान से नहीं पढ़े रहेंगे तुरंत पाश्चात्य मार्गी, क्योंकि ये अंग्रेज थे। तो ये प्रखर नेता थे प्राच्यवादियों के। वैसे तो अंग्रेज थे एच.टी. प्रिंसप, लेकिन प्राच्यवादियों के प्रखर नेता थे। इन्होंने मैकाले के तर्कों का कड़ा विरोध किया। मैकाले जो तर्क देता था कि यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है वो सही नहीं है, यहाँ का ज्ञान वहाँ के एक अलमारी के बराबर है, इस तरह का बहुत सारे कथन कहे थे इन्होंने। तो इस बात का एच.टी. प्रिंसप ने विरोध किया था। उसके बाद चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813 का सूत्रधार ब्रिटिश संसद जिन्होंने भारत राज्य जोड़ी, जिसने अप्रत्यक्ष रूप से इस विवाद को जन्म दिया। अब आपसे पूछा जा सकता है, ये जो चार्टर एक्ट 1813 का सूत्रधार ब्रिटिश संसद ने ही भारत में 1813 का चार्टर भेजा, जिसमें धारा 1343 जोड़ी, जिसमें कि भारत को शिक्षा की व्यवस्था को सरकार के जिम्मे किया गया। आगे है आपका राजा राम मोहन राय। ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। ये भारतीय थे, लेकिन भारत में अंग्रेजी को बढ़ावा देने का इन्होंने वकालत की। राजा राम मोहन राय जैसे एच.टी. प्रिंसप थे, वे अंग्रेज थे, लेकिन वो संस्कृत, अरबी, फारसी पढ़ाने की बात करते थे भारत में, भारत के प्राचीन वेद साहित्य पढ़ाने की बात करते थे। लेकिन राजा राम मोहन राय ये एक भारतीय समाज सुधारक हैं, जिन्होंने 1823 में लॉर्ड हेम्सहर्ड को पत्र लिखा। लॉर्ड हेम्सहर्ड बंगाल का गवर्नर जनरल था, तो उसको उन्होंने पत्र लिखा कि संस्कृत के स्थान पर अंग्रेजी और आधुनिक विज्ञान की शिक्षा की मांग की, पढ़ाया जाए, ऐसा इन्होंने कहा। हेम्सहर्ड के पास इन्होंने लेटर लिखा कि भारत में अंग्रेजी पढ़ाया जाए, न कि संस्कृत के स्थान पर अंग्रेजी पढ़ाया जाए और आधुनिक शिक्षा दी जाए। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में इसके प्रयासों को संदर्भ लिया। मैकाले जब अपना विवरण पत्र 35 में प्रस्तुत किए, तो उन्होंने कोट भी किया, इसको लिखा कि भारत के जो विचारक हैं राजा राम मोहन राय, वो भी मांग करते हैं कि भारत में अंग्रेजी पढ़ाई जाए। तो इस तरह से तर्क दिया उसने। तो भारत में अंग्रेजी को प्रसारित करने के लिए, अंग्रेजी को बढ़ावा देने के लिए राजा राम मोहन राय भी अपनी भूमिका निभाए कि भारत में अंग्रेजी संस्कृत से अच्छी है, इसलिए अंग्रेजी को पढ़ाया जाए। अगला है विवरण पत्र की उत्पत्ति और उद्देश्य। ये विवरण पत्र की उत्पत्ति और उद्देश्य, थोड़ा सा हम इसको खिसकाएं, शायद कुछ हल्का सा दब रहा है। यहाँ पे डी लिखा हुआ, ये डी क्यों लिखा है, ऊपर नीचे, थोड़ा सा नीचे करते हैं, ये डी का बी भी है क्या? हाँ, सी। आपने जैसे सी पॉइंट में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पढ़ा, अब आगे डी पॉइंट है कि विवरण पत्र की उत्पत्ति और उद्देश्य। यानी कि ये जो डी पॉइंट है, ये विवरण पत्र की उत्पत्ति और उद्देश्य, ओरिजिन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि विवरण पत्र कैसे बना, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किस उद्देश्य से आया। तो इसको पढ़िए। 1813 के चार्टर एक्ट की धारा 43 में प्रयुक्त तीन शब्दों की व्याख्या को लेकर GCPI के 10 सदस्य 5-5 गुटों, प्राच्यवादी और आंग्लवादी में विभाजित हो गए। प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी कह लीजिए, या आंग्लवादी, ये दोनों बात आती है। आंग्लवादी कहिए या पाश्चात्यवादी कहिए। तो पाश्चात्यवादी और आंग्लवादी या प्राच्यवादी और आंग्लवादी या प्राच्यवादी पाश्चात्यवादी में विभाजित थे। विवरण पत्र की यही उत्पत्ति होती है कि चार्टर एक्ट में जो धारा 43 थी, उसमें 3 शब्द थे। 3 शब्द में क्या क्या, एक तो आपका लिटरेचर नीचे आएगा, तीनों शब्द भी देखिएगा। तो इसमें तीनों शब्द की व्याख्या करने के लिए कमेटी बन गई, जिसका नाम था GCPI, जिसमें 10 सदस्य नियुक्त हुए, एक अध्यक्ष था, एक सचिव था, और बाकी सदस्य थे, यानी कुल मिला के 10 सदस्य थे। लेकिन उसमें भी 5-5 का बंटवारा हो गया। 5 लोग प्राच्य के समर्थक थे और 5 लोग आंग्लवादी या पाश्चात्य के समर्थक थे। तीनों शब्द कौन कौन थे?
जो विवाद जिन शब्दों के कारण ये कमेटी GCPI गठित की गई, ये शब्द थे लिटरेचर। पहला तो शब्द था उसमें लिटरेचर, साहित्य। प्राच्यवादियों के अनुसार लिटरेचर या साहित्य का अर्थ केवल संस्कृत, अरबी और फारसी साहित्य था। ऐसा इनका मानना इसलिए था क्योंकि धारा 43 में व्यवस्था थी कि भारत की शिक्षा व्यवस्था का जिम्मा सरकार का होगा। तो चूंकि जिस समय यहाँ पर आए थे अंग्रेजी का तो कोई बोलबाला था नहीं, इसलिए प्राच्यवादियों का तर्क था कि भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए ये धारा 43 लागू की गई है। तो इसमें संस्कृत, अरबी, फारसी भारत की मूल ज्ञान है, मूल विद्या है, इसी पे खर्च होना चाहिए। इसलिए प्राच्यवादी कहते थे कि संस्कृत के लिए व्यवस्था की गई है या प्राच्य ज्ञान के लिए व्यवस्था की गई है इस शिक्षा व्यवस्था को। आंग्लवादियों के साथ इसमें अंग्रेजी साहित्य भी शामिल था, लेकिन आंग्लवादी जो कहते थे नहीं, हाँ संस्कृत, अरबी, फारसी साहित्य तो पढ़ा ही जाएगा, लेकिन अंग्रेजी साहित्य भी इसमें शामिल है। तो जो प्राच्यवादी थे वो अंग्रेजी को नहीं मानते थे, अपनी की अंग्रेजी के ऊपर कोई खर्चा नहीं होगा, लेकिन ये कहते नहीं अंग्रेजी के लिए भी है, ऐसा आंग्लवादी या पाश्चात्यवादी कहने लगे। दूसरा शब्द था लर्न नेटिव्स। लर्न नेटिव माने भारतीय विद्वान। इसमें भारतीय विद्वानों में प्राच्यवादियों के अनुसार इसका अर्थ हिंदू पंडित और मुस्लिम मौलवी था। आंग्लवादियों के अनुसार इसमें भी भारतीय शामिल थे जिन्होंने पाश्चात्य विज्ञान पढ़ा। तो ये लर्न नेटिव पे भी विवाद हुआ। लर्न नेटिव की व्याख्या प्राच्यवादी अलग तरीके से कहते थे। प्राच्यवादी कहते थे कि जो प्राच्य विद्वान है, यानी कि जो संस्कृत भाषा के विद्वान है या अरबी फारसी के विद्वान है, हिंदू जो पंडित है, मौलवी है, उनके लिए है ये शब्द। लेकिन आंग्लवादी कहते हैं नहीं, इसमें वह भारतीय हैं शामिल, भारतीय विद्वान शामिल है जिन्होंने अंग्रेजी पढ़ा, जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर इत्यादि जैसे उस समय के जानकार, पढ़ने वाले, अंग्रेजी जानने वाले लोग थे, उन लोगों को भी शामिल करने के पक्ष में थे। तो ये लर्न नेटिव पे विवाद हुआ। और दूसरा था प्रमोशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रसार। प्राच्यवादी पारंपरिक ज्ञान के पक्ष में थे, जबकि आंग्लवादी आधुनिक पाश्चात्य विज्ञान के। तो कहते ज्ञान का प्रसार किया जाए। ज्ञान का प्रसार किया जाए मतलब लोगों को शिक्षित किया जाए, लोगों को पढ़ाया जाए। तो प्राच्यवादी कहते थे लोगों को पढ़ाया जाए तो पारंपरिक ज्ञान पढ़ाया जाए, संस्कृत पढ़ाया जाए, उर्दू, अरबी, फारसी पढ़ाया जाए। लेकिन आंग्लवादी कहते थे नहीं, आधुनिक विज्ञान, गणित, साइंस इत्यादि पढ़ाया जाए जो अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से तीन शब्द आपको याद रखने हैं, लिटरेचर, लर्न नेटिव एंड प्रमोशन ऑफ नॉलेज। ये तीनों शब्द जो धारा 43 में थे, ये विवाद का कारण थे। इन्हीं तीनों शब्दों पर विवाद था। प्राच्यवादी अपनी अलग व्याख्या करते थे और पाश्चात्यवादी अलग व्याख्या करते थे। इसलिए दोनों के मध्य गतिरोध उत्पन्न हुआ। उस गतिरोध को समाप्त करने के लिए, ये जो ऊपर गतिरोध तीनों शब्दों के कारण हुआ, उस गतिरोध को समाप्त करने के लिए गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने मैकाले से इन कानूनी शब्दों की व्याख्या और भावी शिक्षा नीति पर विधिक राय मांगी। जब मैकाले 35 में आया, क्योंकि कानूनी सलाह बन के आया था इंडिया में, तो इस समय वहाँ का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने मैकाले से इन तीनों शब्दों की कानूनी व्याख्या करने के लिए कहा और इसको उस कमेटी का GCPI का अध्यक्ष बनाया। और इस पे 1 महीने में लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण 2 फरवरी 1835 को प्रस्तुत किया। तो आपको ये याद रखना है, इतनी जो आपने जो पढ़ा कि लॉर्ड मैकाले का जो विवरण पत्र है, स्मरण पत्र है, वह 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिक के सामने प्रस्तुत किया, जिसका वो उस विवरण पत्र को 7 मार्च 1835 को लागू कर दिया। अच्छा, उद्देश्य क्या था इस विलियम बेंटिक से कानूनी व्याख्या करने के लिए? ये आपका उद्देश्य है, देखिए यहाँ पर कि उद्देश्य किस चीज का उद्देश्य? उद्देश्य लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र का 1 लाख के बजटीय आवंटन में कानूनी विवाद का निपटारा करना। दूसरा था भारत में किस प्रकार के साहित्यिक और विज्ञान का प्रसार किया जाए, साहित्य और विज्ञान का प्रसार किया जाए, यह निश्चित करना था। तीसरा था शिक्षा के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषाओं संस्कृत, अरबी बनाम अंग्रेजी की उपयोगिता तय करना। क्यों ये सब उद्देश्य थे कमेटी बना उसके क्या नाम है मैकाले के घोषणा पत्र के।
या मैकाले से घोषणा पत्र देने के लिए इन उद्देश्यों को मेन रूप से रखा गया था। ब्रिटिश प्रशासनिक हितों के अनुकूल एक वफादार और कुशल मध्यम वर्ग तैयार करना। तो इस प्रकार से इसके उद्देश्य थे उसको विवरण पत्र देने के। और ये परिभाषा क्या बनाया अपने विवरण पत्र में, ये आप ई टॉपिक में देखेंगे। परिभाषा एवं आधिकारिक विवरण यह क्या है? यह लॉर्ड मैकाले द्वारा गवर्नर जनरल के काउंसिल के समक्ष प्रस्तुत एक कानूनी नीतिगत परामर्श पत्र था, जिसमें भारत में प्राच्य शिक्षा प्रणाली को बंद कर अंग्रेजी माध्यम से पाश्चात्य शिक्षा देने की वकालत की गई। क्या, अगर जैसे कि प्रश्न आ जाए कि मैकाले विवरण पत्र क्या है, तो यही बात इस लाइन में लिखी है कि लॉर्ड मैकाले द्वारा गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक की काउंसिल के समक्ष जो कानूनी नीतिगत परामर्श पत्र था, उसी को हम लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र कहते हैं, जिसमें भारत के प्राच्य शिक्षा प्रणाली को बंद। अच्छा, इस विवरण पत्र में मेन बात यही थी, मेन बात क्या थी कि भारत में जो प्रचलित प्राचीन शिक्षा पद्धति है, जो प्राच्य शिक्षा प्रणाली है, उसको बंद कर देना चाहिए और अंग्रेजी माध्यम में ही पाश्चात्य शिक्षा दी जानी चाहिए। ऐसा वकालत इन्होंने यानी लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र में किया था। अमूल नाम, ऑफिशियल टाइटल, यानी कि जो विवरण पत्र था उसका मूल नाम, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिए। मिनट ऑन एजुकेशन बाय द ऑनरेबल टीवी मैकाले, डेट 2 फरवरी 1835। साफ साफ लिखा हुआ है 1835। इसको थोड़ा सा हम ज्यादा घेर दिए, इसको आपको मिटा के फिर से करेंगे। 1835। अभी मैंने कहा है कि जो लॉर्ड मैकाले का घोषणा पत्र, स्मरण पत्र, ये अलग अलग नामों से हैं, वो जो सरकार के सामने विलियम बेंटिक के कमेटी के सामने जो प्रस्तुत किया, उसका टाइटल था, उसका शीर्षक था या उस पत्र पर लिखा था मिनट ऑन एजुकेशन बाय द ऑनरेबल टीवी मैकाले, और डेट लिखा था तो डेट 2 फरवरी 1835। तो याद रखना है कि आपको टाइटल पूछ सकता है, जो मैकाले का घोषणा पत्र था उसकी टाइटल क्या थी, तो उसकी टाइटल आपकी यही थी। इसको पहले हम तो ये आपको याद रखना है, ये टाइटल था घोषणा पत्र के। आगे है दिनांक और स्थान, 2 फरवरी 1835 कलकत्ता, कोलकाता, जो आज कहा जाता है उस समय कलकत्ता था, उस समय जिस समय घोषणा किया था वो कलकत्ता नाम था, कोलकाता तो बाद में पड़ा, ब्रैकेट में लिखा है कोलकाता यानी कलकत्ता। प्रशासनिक संदर्भ, ये 2 फरवरी को प्रस्तुत किया था अपना संदर्भ पत्र। प्रशासनिक संदर्भ, इस समय भारत के गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। भारत शासन अधिनियम 1833, चार्टर एक्ट 1833 के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, अतः बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो आप तो इतिहास में पढ़ चुके होंगे, यहाँ फिर पढ़ लीजिए एक बार। कहते हैं कि जब 1833 के पहले जो भी यहाँ पर गवर्नर होता था, वो गवर्नर बंगाल का गवर्नर कहा जाता था। मतलब 1793 से, आप जानते हैं 1793 से चार्टर आना शुरू हुआ। चार्टर का मतलब होता है कि सरकार द्वारा एक लाइसेंस, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में शासन करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी को एक एक लाइसेंस दिया जाता था 10 साल के लिए, यहाँ तुम शासन करो। तो सबसे पहला चार्टर 1893 में आया था, फिर 20 साल बाद 93 के बाद 20 साल और, तो ऐसे आपका फिर 13 में आया। तो जो 2 बार यहाँ यानी कि 40 साल तक तो ऐसे ही रहा। फिर जाकर के 1833 में जब चार्टर आया तो उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं। आप समझ गए होंगे मेरी बात। अब आगे देखते हैं, एफ पॉइंट जो है आपका, एक मिनट, यस, मुख्य सिफारिशें एवं भाषा नीति क्या है। अब ये सब विवरण पत्र के अंदर पढ़ रहे हैं कि जो उन्होंने अभी आपने जो पढ़ा कि मिनट्स ऑन एजुकेशन बाय द ऑनरेबल टीवी मैकाले, डेट 2 फरवरी 1835, जो ये पत्र था
उसमें क्या सिफारिशें की गई थी, इसके बारे में लिखा है कि मैकाले ने अपने विवरण पत्र में अत्यंत तार्किक और आक्रामक शैली में, कैसे, अत्यंत तार्किक और आक्रामक शैली में निम्नलिखित संस्तुतियां दी थी। आक्रामक शैली अपनाई। आक्रामक का मतलब यही है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था बेकार है, भारत की जो सड़ी गली किताबें जो है सड़ी हुई हैं, इस तरह का जो शब्द यूज किया था। एक शब्द पे बड़ा, एक वाक्य पे इसकी बड़ा चर्चा हुई थी और वो काफी आलोचना भी हुई कि यहाँ का पूरे पुस्तकालय इंग्लैंड की एक अलमारी के एक तख्ते के बराबर है। तो इस तरह से बहुत सारी आलोचनाएं भारतीय शिक्षा व्यवस्था और भारतीय शिक्षा संस्थानों की किया था मैकाले ने। तो इसमें इन्होंने बड़ा आक्रामक शैली अपनाई थी। इसी को लिखा है कि आक्रामक शैली में अपनी संस्तुतियां दी। पहले तो कहा सरकारी धन का उपयोग। शिक्षा के लिए निर्धारित सरकारी धन का एकमात्र उद्देश्य केवल अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से, हाँ, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य विज्ञान और साहित्य का प्रसार होना चाहिए। उन्होंने साफ साफ कहा, उन्होंने प्राच्य विद्या को तो निग्लेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि जो हमारे यहाँ पर धारा 43 में व्यवस्था की गई है वह मात्र अंग्रेजी भाषा को पढ़ाने के लिए की गई है और अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य विज्ञान और साहित्य को पढ़ाया जाए। दूसरा इन्होंने सिफारिश की थी, दूसरी सिफारिश थी इनकी कि प्राच्य संस्थानों को बंद कर देना चाहिए। इन्होंने क्या कहा कि प्राच्य संस्थानों को बंद करने, जैसे कलकत्ता मदरसा, बनारस का संस्कृत कॉलेज, ये जो प्राच्य संस्थान थे कह रहे उसे बंद कर देना चाहिए। मैकाले ने कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज, देखो नाम आ गया, मैकाले ने कलकत्ता मदरसा, बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे संस्थानों को बंद करने और उनके सरकारी अनुदान को रोकने की सिफारिश की। उन्होंने अंधविश्वास और झूठे ज्ञान के केंद्र कहा। अब देखिए ये आक्रामकता ही तो है। उन्होंने कह दिया कि अंधविश्वास फैलाते और झूठा ज्ञान देते हैं ये संस्थान। तो इस प्रकार से मैकाले ने प्राच्य शिक्षा का घोर विरोध किया और उसे समाप्त ही करना चाहते थे अपने विवरण पत्र के द्वारा, अपने घोषणा पत्र के द्वारा। मुद्रण पर रोक, उन्होंने मुद्रण पर, छपाई पर रोक करने, प्राच्य भाषाओं संस्कृत, अरबी, फारसी की पुस्तकों के मुद्रण और प्रकाशन पर सरकारी व्यय को तुरंत प्रभाव से बंद करने चाहिए। जो सरकारी व्यय प्राच्य भाषाओं की किताबों को प्रकाशित करने के लिए होती थी, इन्होंने ये व्यवस्था करी कि इन्होंने अपना ये सिफारिश की, इसे बंद कर देना चाहिए। चौथे नंबर पे है छात्रवृत्तियों की समाप्ति। प्राच्य विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को दी जाने वाली वजीफा, छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड व्यवस्था को बंद की जाए, क्योंकि सरकार झूठा ज्ञान सीखने के लिए छात्रों को पैसा नहीं दे सकती। ऐसी इन्होंने अपनी सिफारिश अपने घोषणा पत्र में की थी। किसने? मैकाले ने। याद रखिए। क्लास लंबी हो रही है, थोड़ा सा हम और आपको बताएं क्योंकि लग रहा है कि 2 क्लासों में आपको बता पाएंगे। तो अगला ही बस थोड़ा सा और आप धैर्य रखिए। देसी भाषाओं के तिरस्कार, देखिए उसमें क्या था इनकी घोषणा पत्र में, देसी भाषाओं का तिरस्कार। मैकाले ने माना कि भारत की स्थानीय भाषाएं अत्यंत अविकसित, अपरिपक्व, असभ्य और जिनमें कोई भी वैज्ञानिक या साहित्यिक ज्ञान दर्ज नहीं किया जा सकता। देखिए कितना किसी को नीचा दिखाने का काम इसने किया है, जबकि उस समय विश्व गुरु था, भारत में वेदों की रचना, पुराणों की रचना हुई थी। इस ज्ञान को इन्होंने शून्य बता दिया। अंग्रेजी की सर्वोच्चता, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में अंग्रेजी को ही सबसे उच्च माना। अंग्रेजी की सर्वोच्चता, मैकाले ने अंग्रेजी को शिक्षा का एकमात्र माध्यम घोषित किया, लेकिन इस निम्नलिखित तर्क दिए है कि अंग्रेजी को क्यों माना जाए सबसे महान। यह शासकों की भाषा है। देखो कितना बढ़िया तर्क दिया इतना इन्होंने। यह शासकों की भाषा है जिसके चरण चिन्हों पे आज भी लोग चल रहे हैं, कुछ ऐसे हैं भाषा प्रेमी। यह वैश्विक व्यापार और वाणिज्य की भाषा है। देखिए यह ज्ञान, विज्ञान, पुनर्जागरण की कुंजी है। यह उच्च वर्ग स्वयं अंग्रेजी सीखने के लिए लालायित है। इनके तर्क हैं। फिलहाल जो उनके समझ में आया तर्क इन्होंने दिया, क्योंकि अभी कोर्स में रखा है इसलिए हमें पढ़ना है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अधोगामी निस्संदन सिद्धांत, ये अलग से क्वेश्चन आता है, तो इसका क्लास मैं कल लूंगा आपकी, इसलिए ये अगली क्लास में इस टॉपिक को हम पढ़ाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा लंबा हो रहा था। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि कृपया ध्यान से पढ़ें और इस चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में इसे शेयर करें, जिससे हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।